हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर का 21 से 2025 तक का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो बच्चों, जो भी 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, इस क्लास से जुड़ रहे हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो देखते हैं सामाजिक विज्ञान का प्रश्न कब से कब तक का 2011 से 2026 तक। इसका आज दूसरा वीडियो है। इसके पहले इसके प्रथम वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद इसका ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। आज हम लोग इसका इसी चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। ये क्वेश्चन कब कब आया था? 2012 में आया है, 2014 में आया, 2016 में आया है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर नीचे होगा। पहला है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क की रही है। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क की रही है। उसने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रशाकरण करने अथवा पर्सा का एकीकरण करने का प्रयास किया। वह पर्सा का चांसलर था। बिस्मार्क कौन था? पर्सा का चांसलर था। वह मुख्य रूप से युद्ध के माध्यम से एकीकरण में विश्वास रखता था। इसके लिए उसने क्या है? रक्त और लौह की नीति का पालन किया। लौह की नीति का पालन किया। इस नीति से क्या तात्पर्य था? सैन्य उपायों द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण करना। उसने जर्मनी में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क के 3 उद्देश्य थे। कौन कौन उद्देश्य थे? पहला उद्देश्य, पर्सा को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर उसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूरा करना। पर्सा को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर उसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूरा करना। दूसरा उद्देश्य ऑस्ट्रिया को परास्त कर उसे जर्मन परिसंघ के बाहर निकालना था। ऑस्ट्रिया को परास्त कर उसे जर्मन परिसंघ के क्या है? बाहर निकालना। तीसरा उद्देश्य जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था। तीसरा उद्देश्य क्या है? जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। सर्वप्रथम उसने फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया से संधि कर फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया से संधि कर डेनमार्क पे अंकुश लगाया। क्या है? डेनमार्क पे अंकुश लगाया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में स्लेस्विग और होल्स्टाइन राज्य के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पे आक्रमण कर दिया। जीत के बाद स्लेस्विग पर्सा के तथा होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया के अधीन हो गया था। जीत के बाद क्या था? स्लेस्विग पर्सा के साथ तथा ऑस्ट्रिया के अधीन हो गया। डेनमार्क को पराजित करने के बाद उसका मुख्य शत्रु ऑस्ट्रिया था। बिस्मार्क ने यह भी कूटनीति के अंतर्गत फ्रांस से संधि कर 1866 में सेडान के युद्ध में ऑस्ट्रिया को प्रेरित किया और पोप के अधिकार वाले सारे क्षेत्र को जर्मनी में मिला लिया। अंततः 1870 में सेडान के युद्ध में फ्रांस को प्रेरित कर फ्रैंक फ्रंट की संधि की और फ्रांस के अधीनता वाले सारे राज्य को जर्मनी में मिलाकर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है,
गौरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गौरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ये क्वेश्चन 2014 और 2016 का है। 2014 और 2016 का है। तो देखते हैं गौरीबाल्डी के इतिहास। गौरीबाल्डी को इटली के एकीकरण के क्रम में इतिहास गौरीबाल्डी को इटली के एकीकरण के क्रम में दक्षिणी इटली के रियासतों का एकीकरण करने हेतु याद करता है। प्रारंभ में वह मेजनी के विचारों का समर्थक था। प्रारंभ में गौरीबाल्डी क्या था? मेजनी के विचारों का समर्थक था, किंतु बाद में काबुल से क्या है प्रभावित होकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। बाद में क्या हुआ? काबुल से प्रभावित होकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गौरीबाल्डी पेशे से नाविक था। गौरीबाल्डी क्या है? पेशे से नाविक था। उसने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की शस्त्र सेना का गठन कर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पे आक्रमण कर विजय प्राप्त की। गौरीबाल्डी ने यहाँ विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। गौरीबाल्डी क्या है? विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। तत्पश्चात गौरीबाल्डी विक्टर इमैनुअल से मिला। तत्पश्चात क्या है? गौरीबाल्डी विक्टर इमैनुअल से मिलता है और दक्षिण इटली के जीते गए संपूर्ण क्षेत्र एवं संपत्ति उसे सौंप दी। गौरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल द्वारा दक्षिण क्षेत्र के शासक बनने के निमंत्रण को ठुकरा दिया और कृषि कार्य करना स्वीकार किया। और क्या किया? कृषि कार्य करना स्वीकार किया। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? ये 2012, 2013, 2015 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में क्या है? ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था। क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने इटली तथा जर्मनी में एकीकरण की दिशा में होने वाले सभी प्रकार के आंदोलनों तथा प्रयासों का दमन किया। उसने क्या किया? इटली और जर्मनी में एकीकरण की दिशा में होने वाले सभी प्रकार के आंदोलनों तथा प्रयासों का दमन किया। एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी। मेटरनिख की दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्र का भाव बढ़ता गया। कालांतर में ऑस्ट्रिया में मेटरनिख का पतन हुआ। कालांतर में क्या है? ऑस्ट्रिया में मेटरनिख का क्या हुआ? पतन हुआ, जो एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनी। इस बाधा को समाप्त हुआ देख इटली तथा जर्मनी के लोग ने पुनः दुगने उत्साह के साथ एकीकरण की दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किया और अंततः वह एकीकरण का अपने उद्देश्य में सफल हुए। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। मेजनी कौन था? ये क्वेश्चन कब का है? 2019 का। मेजनी कौन था? इसके बारे में देखते हैं। मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनेरी का सदस्य था। मेजनी कौन था? तो मेजनी इटली में कार्बोनेरी दल का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक था। क्या है? सेनापति होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक था तथा साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में
नागरिक आंदोलनों द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहने पे उसे इटली से पलायन करना पड़ा। 1848 ईस्वी में मेटरनिख के पराजय के बाद 1848 में मेटरनिख के पराजय के बाद मेजनी पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी वह असफल है। इस बार क्या हुआ? असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां बताएं। वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां बताएं। ये क्वेश्चन कब आया? तो ये क्वेश्चन आया है 2021 में। वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां के बारे में देखते हैं। वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां निम्नलिखित है। वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां निम्नलिखित है। पहला क्या है? वियना कांग्रेस ने यूरोपीय कंसर्ट की स्थापना की। वियना कांग्रेस ने यूरोपीय कंसर्ट की स्थापना की। इटली को उनके छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया। और इटली को क्या है? उनके छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्या है? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? ये 2022 में आया है। तो देखते हैं। जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था। जर्मनी क्या था? पूरी तरह से विखंडित राज्य था। उसमें लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे। लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। उसमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। उसमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। वहां पर्सा शक्तिशाली राज्य था। वहां क्या है? पर्सा शक्तिशाली राज्य था। अपना प्रभाव बनाए हुए था। एवं क्या था? प्रभाव बनाए हुए था। उसने जर्मनी राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। उसमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उसके समझ नहीं था। एकीकरण का मुद्दा क्या था? उसके समझ नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्या है? स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया? स्वर्णिम स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया? ये 2025 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। लुईस फिलिप एक उदारवादी शासक था। लुईस फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। परंतु क्या है? बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। लुईस फिलिप क्या था? एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। जो क्या था? कट्टर प्रतिक्रियावादी था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या उद्देश्य था? वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? 2025 का क्वेश्चन। कब का? 2025 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के पश्चात वियना में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों का सम्मेलन वियना में हुआ। 1815 में
नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के पश्चात वियना में ब्रिटिश, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों का सम्मेलन वियना में हुआ, जिसे वियना कांग्रेस कहता है। वियना कांग्रेस किसे कहता है? वियना कांग्रेस उसे कहता है जिसे 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के पश्चात वियना में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ। वियना कांग्रेस में क्या हुआ कि इसमें फ्रांसीसी क्रांति की उपलब्धियों को बदलने एवं पुरातन व्यवस्था की पुनर्व्यवस्था का उद्देश्य अपनाया। यूरोप के मानचित्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। वियना कांग्रेस से नेपोलियन युग का अंत एवं वियना कांग्रेस से क्या है? नेपोलियन युग का अंत एवं मेटरनिक युग का आरंभ हुआ। किसका? मेटरनिक युग का आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जेलबेरीन का गठन क्यों हुआ? जेलबेरीन का गठन क्यों हुआ? ये भी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। 9वां नंबर देख लेते हैं आंसर इसका। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए पर्सा के नेतृत्व में जेलबेरीन नामक आर्थिक संघ बनाया। क्या है? जेलबेरीन नामक आर्थिक संघ बनाया, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ में जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। जर्मन क्या है? क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं हो पाए। फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मनी राष्ट्रवाद भावनाओं को फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हद तक हवा जरूर दी। सैक्सोनी, हनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे, परंतु पर्सा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इसे कुचल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वियना संधि द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन क्या है? वियना संधि द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन क्या है? यह भी 2025 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर। वियना संधि द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन। वियना संधि 1815 ने यूरोप के राजनीतिक मानचित्र को पुनः निर्धारित किया। वियना संधि ने क्या किया? यूरोप के राजनीतिक मानचित्र को पुनः निर्धारित किया। इसका मुख्य उद्देश्यों में शामिल थे। इसके मुख्य उद्देश्य में क्या शामिल थे? यूरोप में शक्ति संतुलन स्थापित करना, उन राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान गिर गए थे। क्या है? उन राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान गिर गए थे। भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए एक अस्थायी शांति व्यवस्था स्थापित करना। इस संधि ने यूरोप में लंबे समय तक शांति बनाए रखने में मदद की। इस संधि ने क्या यूरोप में लंबे समय तक शांति बनाने में मदद रखी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद का दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।